आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज हम अपनी पढ़ने और पढ़ाने की दुनिया में इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। मैं सिद्धार्थ कुमार आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे यकृत के कार्य। पिछली क्लास में हम यकृत के बारे में पढ़ चुके हैं कि यकृत हमारा कहाँ पाया जाता है और कौन सी आंत से जुड़ा रहता है। यकृत हमारा छोटी आंत से ऊपर पाया जाता है और छोटी आंत से कनेक्ट रहता है, छोटी आंत से जुड़ा रहता है। आज हम पढ़ेंगे कि यकृत के क्या कार्य होते हैं और यकृत से कौन कौन से रस निकलते हैं। तो देखिए, जो यकृत होता है, यकृत में क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, यह यूरिया का निर्माण करता है, जबकि यूरिन का निर्माण किडनी द्वारा होता है। यानी कि यूरिया का निर्माण करता है यकृत। जो यूरिया का निर्माण होता है, वैसे तो क्लियरली बात ये होती है कि उसमें होता है अमोनिया का निर्माण, यानी कि NH3। जो अमोनिया होती है उसका निर्माण होता है किसमें? यकृत में। जो अमोनिया बनती है वो किससे बनती है? ये बनती है वसा से। जो वसा होता है हमारे यकृत में स्टोर हो जाता है एडिपोज ऊतक के रूप में, और उसी से क्या बन जाती है? अमोनिया बनती है। और अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तो इसी से क्या बन जाता है? यूरिया बन जाता है। इसका यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसी से क्या बन जाता है? यूरिया बन जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछ लेगा यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। तो इसको आप याद रखेंगे कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। और यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। जो NTPC का एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछ लिया गया है, और पिछली बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो ये भी पूछ लिया गया यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और हमारे शरीर के कौन से अंग के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, किडनी में नहीं होता। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में लगा के ये सोच लेते हैं कि जो यूरिया होता है वो हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, और इसका निर्माण भी कहाँ होता होगा? किडनी में होता होगा। लेकिन किडनी के द्वारा यूरिन का निर्माण होता है। और यूरिन क्या होता है? यूरिन को कहा जाता है हिंदी में मूत्र। क्या कहा जाता है? मूत्र। और इसी के माध्यम से जब इस जो यूरिया होता है, जब ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और किडनी के द्वारा जब ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन किया जाता है, तो उसमें से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इंक्लूडिंग यूरिया, क्योंकि यूरिया का हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं है, ये क्या होता है? एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जो यूरिन के माध्यम से यानी कि मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, यकृत के द्वारा ही ग्लाइकोजन का संग्रहण किया जाता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है, जैसे मान लीजिए कि हम उपवास रखते हैं तो खाना नहीं खाते, तो उस समय में हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? जब हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो कहीं ना कहीं तो हमारी बॉडी में ही एनर्जी यानी कि भोजन का स्टोर किया जाता है, भोजन को यानी कि पोषक पदार्थों को स्टोर किया जाता है, हम ये समझ लें। तो देखो, हमको एनर्जी मिलती है किसके माध्यम से? ग्लूकोज के माध्यम से। और कुछ ग्लूकोज क्या होता है कि वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत के द्वारा क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। और जब हम कभी खाना नहीं खाते तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में इसका निर्माण हो यानी कि ग्लूकोज में टूटने लगता है, और इसी से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अगर एग्जाम में ये पूछ ले जाए कि ये बताओ कि हमारे शरीर में संग्रहित भोजन किस रूप में जमा रहता है, या हमारे शरीर में संग्रहित भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तथा पित्त रस का निर्माण होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यानी कि यकृत के द्वारा ही ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है और पित्त रस का निर्माण किया जाता है। और पित्त रस का कार्य क्या होता है? ये 95% वसा का क्या करता है? पाचन कर देता है। अब बात ये कर लेते हैं
कि पित्तरस का कलर कैसा होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि जो पित्तरस होता है उसका कलर कैसा होता है। तो पित्तरस का कलर जो होता है वो हल्का पीला हरा, कैसा होता है, हल्का पीला हरा, यानी कि दोनों कलर मिक्स दिखाई देते हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, हल्का पीला हरा। अब बात यह है कि हमारे शरीर में या कोई भी पेड़ पौधा हो या कोई भी वस्तु हो, उसमें जो कलर होते हैं, यानी कि अगर वस्तु की हम बात करें तो वस्तु कैसी होनी चाहिए, जीवित वस्तु की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी प्राणी हो या पेड़ पौधे हों, उनमें जो कलर होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो किसी न किसी वर्णक के कारण होते हैं। किसके कारण, वर्णक के कारण। कोई भी वर्णक होता है उसके कारण होते हैं। तो जो वर्णक होते हैं उनके कारण क्या होते हैं, कलर होते हैं, अलग अलग कलर। अब ऐसे ही जो पित्तरस होता है उसका जो पीला हला कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो देखिए जो हल्का पीला रंग होता है वो बिलीरुबिन के कारण। और जो बिलीरुबिन क्या होता है, यह एक वर्णक होता है। क्या होता है, ये एक वर्णक होता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, वर्णक ये क्या होता है, वर्णक होता है जिसके कारण इसका हल्का पीला कलर होता है। अब आपने बहुत सुना होगा कि कभी कभी क्या हो जाता है कि एक रोग हो जाता है जिसको क्या कहा जाता है, जॉन्डिस कहा जाता है, यानी कि पीलिया कहा जाता है, पीलिया रोग। अब पीलिया रोग किसके कारण हो जाता है कि जब कभी भी जो हमारा जो यकृत होता है अगर वह बिलीरुबिन का स्रावण अधिक करने लगता है, इसका जो स्रावण होता है यानी कि यकृत के द्वारा जो बिलीरुबिन निकाला जाता है या इसका स्रावण किया जाता है वह एक लिमिटेड मात्रा में किया जाता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही। लेकिन कभी कभी कारण क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाने के कारण वो क्या करता है, बिलीरुबिन का स्रावण अधिक करने लगता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमको एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं हम पीलिया, यानी क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको जॉन्डिस। हाँ, इतनी बात समझ में आई होगी। और हल्का हरा रंग किसके कारण होता है, वो बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण होता है, बिलीवर्डिन के कारण। तो आपको विशेष करके ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि जो पित्तरस होता है उसका हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बिलीरुबिन की वजह से। और हल्का हरा रंग किसके कारण होता है, बिलीवर्डिन की वजह से। तो इतना आप याद रखेंगे। हाँ, अब बात यह आती है कि यकृत को मानव शरीर का स्टोर रूम कहा जाता है। अब स्टोर रूम कैसे कहते हैं, स्टोर रूम कोई भी मकान होता है उसमें एक रूम होता है जिसको हम उसमें कोई भी ऐसा सामान जिसकी हमको प्रेजेंट में आवश्यकता नहीं है हम उसको उसमें उठा के रख देते हैं एक रूम में, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टोर रूम कहते हैं। हमारे शरीर में भी एक स्टोर रूम होता है जिसमें, यानी कि हम बात करें कि जो हमारा यकृत होता है वो क्या करता है कि कोई भी ऐसे पदार्थ जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है या नहीं है वो सबको क्या करता है, अपने अंदर संग्रहित करके रख लेता है, चाहे वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हों या हानिकारक हों, वो सबको क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। इसलिए यकृत को मानव शरीर का स्टोर रूम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि मानव शरीर का स्टोर रूम किसे कहा जाता है, यकृत को। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा यकृत क्या करता है, वसा को एडिपोज ऊतक के रूप में स्टोर करके रखता है। पूछ लेता है एग्जाम में कई बार कि वसा जो हमारा किन ऊतकों के रूप में हमारे शरीर में स्टोर रहता है, तो एडिपोज ऊतकों के रूप में। हाँ, अब बात ये कर लेते हैं कि जो हमारा यकृत होता है वो कौन कौन सी विटामिन अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो देखो, विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पानी में घुलनशील और एक होती है वसा में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील विटामिन हमारे यकृत के द्वारा स्टोर करके नहीं रखी जाती, क्योंकि क्या करता है, एडिपोज ऊतक के रूप में, यानी कि वसा को एडिपोज ऊतक के रूप में यकृत क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो जाहिर सी बात है कि वसा में घुलनशील विटामिनों को ही यकृत स्टोर करेगा, जल में घुलनशील विटामिनों को स्टोर नहीं करेगा। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, बी और सी। कौन सी होती हैं, बी और सी।
और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? ए, डी, ई, के। कौन सी होती हैं? ए, डी, ई, के। तो इन्हीं विटामिनों को यकृत के द्वारा स्टोर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल यानी कि शराब पीने वाले लोगों का लीवर क्या होता है? खराब हो जाता है। तो कई बार कई टीचर्स ये बता देते हैं कि एल्कोहल का पाचन यकृत में होता है, यानी कि एल्कोहल का पाचन किस में होता है? लीवर में होता है। लेकिन ये सरासर गलत बात है। जो हमारा जो लीवर होता है वो किसी भी चीज़ का पाचन नहीं करता, वो केवल क्या करता है? किसी भी चीज़ को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। लेकिन बात ये होती है, वो ऐसा क्यों कह देते हैं? क्योंकि एल्कोहल जो होती है, यकृत क्या करता है? एल्कोहल को भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उससे क्या हो जाता है? लीवर हो जाता है खराब। अब खराब कैसे हो जाता है कि एक लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? लीवर सिरोसिस। अब वो किसके कारण हो जाता है? अधिक एल्कोहल यानी कि अधिक शराब पीने से। जो लोग कंटिन्यू शराब पीते हैं उनमें वो क्या करता है? एल्कोहल लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है और उसको गलाना स्टार्ट कर देता है, उसको खराब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हालांकि बात यह है कि कभी कभार शराब पीने वाले लोगों का लीवर खराब नहीं होता। कोई कभी कभार 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में शराब पीता है तो उसका लीवर खराब नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा लीवर एक विशेष ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक होती है। रीजनरेशन का मतलब यह है कि इसमें पुनर्निर्माण की पावर होती है। जैसे कोई छिपकली की पूंछ दोबारा से उगाती है टूटने के बाद, ऐसे ही जो हमारा लीवर जितना डैमेज हो जाता है वो उतने समय, कुछ समय के बाद अपने आप रिकवर हो जाता है। इसलिए कभी कभार शराब पीने वाले लोगों का लीवर खराब नहीं होता। लेकिन जो लोग कंटिन्यू शराब पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है और उनके लीवर में लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग? लीवर सिरोसिस। और वो किसके कारण होता है? एल्कोहल की अधिकता से। हाँ, अब बात यह है कि एल्कोहल का पाचन लीवर में नहीं होता है तो हमारे शरीर में एल्कोहल का पाचन कहाँ होता है? तो आप विशेष करके याद रखेंगे कि एल्कोहल का पाचन हमारे आमाशय में होता है। किस में होता है? आमाशय में। यानी कि शराब का पाचन आमाशय में होता है, लेकिन जहरीले पदार्थ यकृत में स्टोर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि यकृत हमारा चाहे तो लाभदायक पदार्थ हों चाहे हानिकारक पदार्थ हों, वो सबको स्टोर करके रख लेता है। अब जैसे ही जहरीले पदार्थ, मान लीजिए किसी ने कोई छोटा यानी कि थोड़ा मोड़ा जहर खा लिया तो उसको जो लीवर क्या होगा कि उसकी विषाक्तता को खत्म कर देगा, यानी कम कर देगा। जैसे ही कोई जहर खाएगा, थोड़ा अगर जहर खा लेगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी और उसके बाद वो क्या होगा? सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभार कोई भी व्यक्ति अधिक जहर खा लेता है या अधिक जहर पी लेता है तो उसके लीवर में ही जहर स्टोर हो जाता है और उसको वो क्या करता है? उसकी विषाक्तता को वो खत्म नहीं कर पाता। उसके बाद व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। और पोस्टमार्टम किसी भी बॉडी का क्यों किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपने मूवी वगैरह में कहीं में देखा होगा, अगर किसी की भी डेथ हो गई तो पुलिस आती है और पुलिस आएगी और उसके बाद उसका यानी कि जो भी पूछताछ करेगी कि कैसे मरा, क्या मरा, उसके बाद उसको क्या करेगी कि उसको बॉडी को लेगी और पोस्टमार्टम के लिए भेज देगी। ऐसे क्यों किया जाता है? जरूरी है कि बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। और जो लोग गांव में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो क्या कहते हैं कि जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें से जो अच्छे ऑर्गन होते हैं वो क्या किए जाते हैं? निकाल लिए जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाता। कुछ ही ऐसे ऑर्गन होते हैं जो मरने के बाद काम आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्गन काम नहीं आता। वो केवल और केवल कुछ ही ऐसे ऑर्गन होते हैं जो 24 घंटे तक काम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसकी आंख की जो कॉर्निया होती है उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और अदर अंगों का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। कुछ ही ऐसे ऑर्गन हैं जिनका मरने के बाद हमारी बॉडी में वो काम कर सकते हैं। लेकिन बात ये होती है कि पोस्टमार्टम किया क्यों जाता है? पोस्टमार्टम किया जाता है कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो हुई किस कारण से है, उस कारण को जानने के लिए। क्योंकि जब पुलिस केस हो जाता है तो पुलिस को भी तो उस केस को सॉल्व करना होता है
और पुलिस जब उस केस को सॉल्व करती है तो उसी कारण से करती है कि वो इसी देखने के लिए करती है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो कैसे हुई है। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति जो जहर खा लेता है तो जब कभी डॉक्टर के पास सूचना पहुंचती है कि इस व्यक्ति ने क्या खा लिया है, जहर खा लिया है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन सा जहर खाया है और कितना खाया है, कैसे खाया है, तो वो डॉक्टर क्या करता है कि उसके यानी कि लीवर के पास जाएगा, यानी कि फाड़ के पेट को लीवर तक पहुंचेगा और लीवर में जो स्टोर हो जाता है जितना भी जो जहरीले पदार्थ होंगे या कुछ जहर वगैरह होगा वो क्या हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। और उसी जहर को निकालने के बाद डॉक्टर चेक करता है कि उसने कौन सा जहर खाया है। तो जहर से मरने पर या कैसे भी मरने पर अगर किसी व्यक्ति ने जहर खाया है तो उसके लीवर में स्टोर हो जाता है और उसी से पता चलता है कि इसने व्यक्ति ने क्या खाया है, जहर खाया है। अब सुनो, विषाक्तता को यकृत द्वारा कम किया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा मोड़ा जहर खा लेगा तो विषाक्तता क्या कर देगा, कम कर देगा हमारा लीवर। हाँ, अब जो बात कर लेते हैं कि जो लीवर से जो पित्तरस निकलता है, किससे निकलता है, लीवर से, यानी कि यकृत से जो पित्तरस निकलता है उससे क्या होता है, वो मैंने आपको बताया कि 95% वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, इसी पित्तरस के द्वारा किया जाता है। और पित्तरस जो होता है, ये आपको लिखा हुआ है कि वसा का 95% पाचन पित्तरस द्वारा किया जाता है और जो पित्ताशय में स्टोर होता है। आमाशय के जस्ट नीचे उसी के बगल में पित्ताशय होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में एक चित्र में बताया है, आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर बना हुआ है छोटा सा यकृत, यानी कि यकृत है उसके जस्ट नीचे छोटा सा बना हुआ है, उसमें क्या होता है, उसी में जो पित्तरस होता है वो स्टोर हो जाता है, एक्स्ट्रा पित्तरस। हाँ, अब बात ये कर लेते हैं कि हमारे शरीर में पित्तरस का निर्माण यानी कितना पित्तरस बनता है, उसका निर्माण कितना होता है। तो देखो, एक दिन में पित्तरस का 600 से 700 ml निर्माण होता है। एक दिन में 600 से 700 ml पित्तरस का निर्माण होता है हमारे शरीर में। और कुछ पित्तरस तो सीधा किस में भेज दिया जाता है, छोटी आंत में भेज दिया जाता है, और कुछ क्या होता है कि पित्ताशय में स्टोर करके रख दिया जाता है और धीरे धीरे करके उसको किस में भेजा जाता रहता है, छोटी आंत में भेजा जाता रहता है। हाँ, अब बात ये कर लेते हैं कि जो पित्तरस होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय। अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक दिन बताया था कि पीएच मान के अकॉर्डिंग हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा जो रस है वो अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि देखो, कोई भी जो पीएच पैमाना होता है उसमें 7 लिखे होंगे, 7 से अधिक 14 होंगे 14 तक, और 0 से स्टार्ट होंगे। 0 से 7 के बीच में अगर किसी भी रस का पीएच मान है 0 से 7 के बीच में, तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और 7 से 14 के बीच में अगर किसी रस का पीएच मान है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर किसी रस का पीएच मान क्या है, 7 है यानी कि 7 है, तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। अब देखो कि जो पित्तरस होता है उसका पीएच मान 7.9 से लेकर 8.5 होता है, यानी कि 7.9 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। तो ये क्या है, अब देखो 7 से अधिक है और 7 से अधिक है तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी कि जो पित्तरस होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब बात ये कर लेते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में, शायद ये पिछली क्लास थी उससे पहले, एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा रस है जिसमें एक भी एंजाइम नहीं होता है, या हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा किसी भी एंजाइम का उत्सर्जन नहीं किया जाता है। वो एक रस का उत्सर्जन करती है लेकिन उसमें एंजाइम नहीं होते। तो देखो, जो लीवर होता है उसके द्वारा जो रस बनता है यानी कि पित्तरस बनता है, उसमें एक भी एंजाइम नहीं होता है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ये नीचे मैंने नोट लिख रखा है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, दिखाई दे रहा, नीचे नोट है कि पित्तरस में एक कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, पित्तरस में
कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो पित्तरस होता है वो कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में। और कभी कभार आपने देखा है कि पित्ताशय में कभी कभार क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है। पथरी तो सुना होगा, आपने देखा होगा कि कभी कभार यूरिन नली में पथरी हो जाती हैं। अब कई एग्जाम में पूछ लेता है कि जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? तो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की। हाँ, अब बात कभी कभार तो देखो क्या करते हैं डॉक्टर, कि मान लीजिए कि पित्ताशय में कभी कभार क्या होगी? पथरी हो गई। अब पित्ताशय में पथरी हो कैसे जाती है? क्योंकि हमारे अपशिष्ट पदार्थों का जो पृथक्करण किया जाता है या अपशिष्ट पदार्थों को जो रक्त में से अलग किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी। किडनी के द्वारा किया जाता है। या हम इसको क्या कह देते हैं? किडनी, गुर्दा या वृक्क, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं कि मैंने आपको किडनी बोल दिया तो केवल आप किडनी याद रखेंगे। इसके अन्य दूसरे नाम है, इन्हीं को क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को वृक्क कहते हैं। एक क्वेश्चन और, जैसे मैंने आपको किडनी के नाम तो बता दिए, यकृत के भी अन्य नाम होते हैं। यकृत का अन्य नाम होता है क्या? इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? लीवर तो जानते ही हैं इंग्लिश में सब लोग, लीवर लीवर मैंने बहुत चिल्ला दिया। इसी को कहते हैं जिगर। अब मूवियों में आपने देखा होगा कि अगर तेरे में जिगर है तो मेरे से लड़के दिखा। अब बात ये होती है कि कुछ लोग सोच लेते हैं जिगर कहते हैं किसको? हार्ट को, दिल को। लेकिन बात ये होती है कि दिल या हार्ट को जिगर नहीं बोला जाता। जिगर किसे बोला जाता है? यकृत को। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछ लिया गया है कई बार। कई बार नहीं तो एक बार तो मैंने देखा है कि एक बार पेपर में आया था कि जिगर किसे कहा जाता है, निम्न में से जिगर किसे कहा जाता है। और उसमें ऑप्शन दे रखे थे, पहले पे ही था हृदय को, वृक्क को, यकृत को और लंग्स यानी कि फेफड़ों को। 4 ऑप्शन थे। और ये समझ लीजिए जब पहले पे ही दे देता है तो 90% स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो क्या हो जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ये समझ लीजिए कि ओवर हो जाता है। ओवर कैसे हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब इतना सरल क्वेश्चन आ गया और पहले ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक ही ऑप्शन दिखाई देता है सबसे पहला, और आगे तो वो देखते ही नहीं है और ना ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि जब सरल क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और लास्ट में लिख देता है नहीं है, तो वो नहीं दिखाई नहीं देती है। और इसलिए अब क्या करते हैं कि जितने भी जो कमीशन वाले होते हैं, जितने भी जो एग्जाम कराने वाले बोर्ड होते हैं, वो अगर ऑफलाइन पेपर कराते हैं या ऑनलाइन पेपर कराते हैं, उस नहीं को हाईलाइट करके रखते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि छात्रों को वो दिख जाए। ऐसे ही आपको विशेष करके ध्यान रखना है जब एग्जाम देने जाएं तो कोई भी चाहे तो सरल क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, उसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ो समझ के। और आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इसी को हम क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। हाँ तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि जो पित्ताशय होता है उसमें पथरी कैसे हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था यूरिन नली में पथरी कैसे हो जाती है, क्योंकि यकृत यानी कि जो किडनी होती है वो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको यूरिन के माध्यम से क्या करती है? बाहर निकाल देती है। तो कभी कभार क्या होते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे करके उस यूरिन नली में किसी एक जगह पर स्टोर होने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो एक जगह स्टोर होते वो पथरी का रूप ले लेते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जो आपका क्या होता है, जो पित्ताशय होता है उसमें पथरी कहाँ से हो जाती है? कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा यकृत होता है वो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हों उनको क्या करता है? स्टोर करके तो रखता ही है। और वो अपशिष्ट पदार्थ कभी कभार क्या होते हैं, उस पित्तरस में मिलकर कहाँ चले जाते हैं? उस पित्ताशय में चले जाते हैं। और पित्ताशय में धीरे धीरे करके जाते रहते हैं और उसी में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। और वहीं पर क्या करते हैं? वो भी पथरी का रूप ले लेते हैं। और जब कभी भी जो डॉक्टर भी क्या करते हैं कि जब कभी भी अगर पित्ताशय में पथरी हो जाती हैं तो वो कभी कभार उस पित्ताशय को उसमें से पित्ताशय का ऑपरेशन करके पथरी को नहीं निकालते, वो सीधा पित्ताशय को काट कर बाहर निकाल देते हैं।
उससे हमारे शरीर पर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि देखो, जब आप वसा वगैरह यानी कि जितने बसीय फूड खाते हैं, जैसे ऑयली फूड वगैरह, इनमें क्या होता है? वसा होता है। और जब आपके पित्ताशय को निकाल दिया जाता है तो डॉक्टर आपसे बोल देता है कि आपको जो खाना खाना है कुछ समय तक क्या करना है? हल्का खाना खाना है, ऐसा ऑयली फूड वगैरह या बसीय खाना नहीं खाना है, जिससे आप, क्योंकि जो जितने भी आपके जो पित्तरस का निर्माण होगा वो सीधा फिर कहाँ जाता रहता है? वो सीधा छोटी आंत में जाता रहता है। लेकिन जो कुछ समय के बाद जब आपका जो लीवर होता है वो उतने ही पित्तरस का निर्माण करने लगता है और वो सीधा कहाँ जाता रहता है? छोटी आंत में जाता रहता है। और फिर उसका क्या हो जाता है? मेंटेनेंस बन जाता है और फिर वो का यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और वो काम चलता रहता है। तो इतना आज आपको समझ में आया होगा कि जो यकृत होता है उसके कार्य क्या होते हैं, उसमें से जो निकलने वाला पित्तरस होता है वो किसका पाचन करता है और उसका कैसे कैसे कार्य, यानी कि कितना पित्तरस, यानी कि जो पित्तरस होता है उसमें कितना पित्तरस एक दिन में बनता है और कैसे कार्य करता है। और हमारे शरीर का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? स्टोर हाउस यकृत को कहा जाता है। तो स्टोर हाउस उसको क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता चल गया। हमारे शरीर में अमोनिया तथा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है और यूरिया का पृथक्करण हमारे शरीर में कहाँ होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि किडनी के द्वारा यूरिया का पृथक्करण किया जाता है, किसके? रक्त से। हाँ, तो आई होप आज जो मैंने आपको समझाया है, जो भी पढ़ाया है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचे, जिससे सभी लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।